सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोशी और आज अपन पढ़ने वाले हैं हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना होता है ईसीजी। और ईसीजी टॉपिक पे ना यूनिवर्सिटी में तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन यूनिपोलर लीड ऑफ ईसीजी। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है राइट द शॉर्ट नोट ऑन बाइपोलर लीड ऑफ। और मेनली यूनिपोलर लीड ही पूछी जाती है, उसमें भी चेस्ट लीड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपसे पूछा जाता है राइट अबाउट द ईसीजी वेव्स कॉम्प्लेक्स एंड इंटरवल्स एंड द क्लिनिकल एक्सपेक्ट। अब क्या होता है ईसीजी के वेव्स और क्या, अब मान लो किसी पेशेंट को मायोकार्डिक इंफार्क्शन है तो उस मायोकार्डिक इंफार्क्शन पे ईसीजी में आपको ईसीजी कैसा देखने को मिलेगा, कौन सा इंटरवल ज्यादा होगा, कौन सी वेव ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिवर्सिटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपकी ज्यादा मदद करना चाहता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पहले पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं ईसीजी, देन आपको यह भी बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। और वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज आपको सर्किट के साथ साथ मैं आपको उसका एक चेला भी दिखाऊंगा, खुजरी, जो कि अपना मेन मॉडल बनेगा, इसमें ईसीजी की लिम्ब लगाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईसीजी का मतलब क्या होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो क्या रहता है, अगर आप हॉस्पिटल गए हो तो क्या इस तरीके से पेशेंट लेटा होता है अपने वार्ड में और पेशेंट के चेस्ट में, हाथों में कुछ लीड्स लगी हुई होती हैं और सारी लीड क्या एक मशीन में जाके जुड़ती हैं। और फिर मशीन ना दो तरीके की होती है, एक मशीन क्या करती है इस तरीके से ग्राफ निकाल देती है और दूसरी मशीन ना कभी कभी टीवी में आपने देखा होगा एक डिजिटल एलईडी जैसी लगी रहती है, उसमें क्या है ना इस तरीके से वेव बनती है। अगर मैं बना के बताऊं ऐसी वेव बनती है डिजिटल। ये सारी वेव्स क्या करती हैं, ये एक तरीके से अपने दिल की, जो अपना हार्ट है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को दिखाती हैं। तो क्या रहता है ना, अपना हार्ट है, आपको पता है हार्ट अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज देखती हैं। तो क्या होता है अगर अब अपन इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को इस तरीके से ग्राफ में अगर प्लॉट करें तो आपको ना कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले एक स्मॉल वेव बनती है, उसको बोलते हैं पी वेव। फिर क्या होता है ना, एक वेव आती है वो इस तरीके से होती है। तो ये जो वेव हम नीचे गई इसको बोलते हैं क्यू, ऊपर की तरफ आर, फिर नीचे एच, फिर एक और वेव यहां पे दिखाई देती है उसको बोलते हैं टी वेव। तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अपनी एक हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, जिसके अंदर पी क्यू आर एस टी वेव देखने को मिलती है। तो अगर आप देखो तो क्या होता है ना, आपको इस तरीके से अगर अपन क्या करें अपने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ के फॉर्म में अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो इसको अपन बोलते हैं ईसीजी। इसका फुल फॉर्म अपना होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्ड और ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। आप समझ गए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की अपने ग्राफ के फॉर्म में बदल ली, इसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब क्या रहता है ना, जिस मशीन के जरिए ये ग्राफ्स आते हैं उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो इंस्ट्रूमेंट है इसके जरिए ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अपन ऑब्टेन कर रहे हैं। और फिर एक और टर्म होता है जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अपने हार्ट की ऑब्टेन कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक है? उस टेक्निक को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन लेंगे, उसके जरिए अपन ग्राफ बना लेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपन बना लेंगे। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज अ टेक्निक बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर स्टडी। अपन क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं। फिर आपको दिमाग में आना चाहिए सर ये अपन कैसे कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे ऑब्टेन हो जाती है। तो आपको पता है अपना हार्ट है, हार्ट के अंदर है मसल, उस मसल को अपन बोलते हैं मायोकार्डियम। अब क्या रहता है ना, जैसे ही अपने मसल फाइबर क्या रहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स जरिए क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। फिर ये जितना भी करंट जो रहता है जो अपने हार्ट के मसल में, वो क्या रहता है अपनी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर लो इंटेंसिटी करंट जो है फ्लो कर जाता है। अपने हार्ट के मायोकार्डियम से निकलेगा करंट और पूरी बॉडी में लो इंटेंसिटी में वो फ्लो करने लगता है। तो अपन क्या करते हैं, जितना भी करंट है ना उसको अपन बॉडी की सरफेस से पिक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोड। बॉडी में इलेक्ट्रोड, तुम तो देखो सिंपल भाषा में मैं तुम्हें बताता हूं क्या करते हैं। अपन क्या करेंगे, बॉडी में इस तरीके से अलग अलग केबल लगा देंगे। कुछ केबल हाथ में लगाएंगी, कुछ चेस्ट में लगाएंगी। ये सारी केबल्स क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करती हैं जो अपने इलेक्ट्रिकल चार्ज को लेता है। सारी इलेक्ट्रिकल अपन जोड़ देते हैं मशीन में, जो बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर वो मशीन के जरिए अपना पूरा ग्राफ निकल जाता है। तो एक कॉमन मैंने आइडिया दे दिया आपको, इस तरीके की चीजें होती हैं। अब मैं आपको पहले बताता हूं कि सर ये पूरा ये जो अपना ईसीजी है ये दिखता कैसा है, आप पहले हमें ये एक्सप्लेन कर दीजिए। तो पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, फिर ये सारी लीड्स वगैरह बताऊंगा। देन अब मैं आपको बताऊं ईसीजी के अंदर कौन कौन सी वेव्स होती हैं। देखो मैं ना पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैंने आपको बताया था एक जो ईसीजी है, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वेव देखने को मिलती है। एक पी वेव, फिर क्यू,
आर एस फिर एक टी। अब क्या होता है, जो मेरा नॉर्मल ईसीजी है उसके अंदर सबसे पहले होती है कुछ वेव्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेव? ये पी टी क्यू आर एस, ये क्या है, ये वेव्स हैं, तो कुछ अपनी वेव देखने को मिलती है। वेव्स के बाद कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है ना, ये जो क्यू आर एस है ना, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, अपन उसको हमेशा ऐसे ही बोलते हैं क्यू आर एस। तो क्यू आर एस एक पूरे कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर एक चीज होती है इंटरवल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरवल? अब मैं फिर से एक बार आपको ना मिटा के बनाता हूं तो आपको इंटरवल अच्छे समझ में आएंगे, या फिर हम नीचे वाले डायग्राम में देख लो तो इसमें और अच्छे से दिया हुआ है। ये देखो इंटरवल्स में आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना पूरा ईसीजी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें पी क्यू आर एस टी है, फिर दूसरा पी क्यू आर एस टी, अपने दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब अपन दो ईसीजी के बीच में जब अपन लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरवल्स। मान लो अपन ने क्या करा, ये अपन ने ये दो आर आर है, अपन याद रखना हमेशा आर आर के बीच में इंटरवल रहता है। अगर आपको दो ईसीजी के बीच में देखना है कि कितना गैप है क्या है, तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, अपन ये आर वेव इस्तेमाल करते हैं। तो आर से आर तक दो ईसीजी के बीच में, इसको बोलते हैं आर आर इंटरवल। और याद रखना, मैं एक चीज बताऊं, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अलग अलग डिसीज में क्या होता है। किसी डिसीज में ये पी आर इंटरवल बढ़ जाएगा, किसी डिजीज में पीआर इंटरवल कम हो जाएगा, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये अभी फिजियोलॉजी के अंदर अपन बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जब अपन हायर स्टडी में, जैसे मैंने अभी मेडिसिन में पढ़ा था, तो मेडिसिन में ना आपको पीछे का ग्राफ भी पढ़ना पड़ता है कि ग्राफ के अंदर कितने अपने बॉक्सेस होते हैं, फिर एक बॉक्स में कितने बॉक्सेस होंगे, फिर क्या अपन मेडिसिन देंगे किस डिसऑर्डर में। तो ये ना हायर स्टडी में मेडिसिन वगैरह में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक्स बना लो फिजिक्स से, अपन हायर स्टडी में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा देखो पूरी मेडिसिन, पूरा एमबीबीएस मैं डालने वाला हूं, क्योंकि अभी मेरा एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में एमबीबीएस को इजी करना है, इसके लिए पूरी मेहनत चल रही है। तो मैंने अभी आपको बताया इंटरवल के बारे में, अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेगमेंट। मैं सेगमेंट के बारे में बताता हूं, जैसे कि एक पीआर इंटरवल होता है ना दो ईसीजी के बीच में, उसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरवल होता है, ये एक ईसीजी के अंदर, उसको बोलेंगे पीआर इंटरवल। जो पी वेव और आर वेव के अंदर जो है उसको बोलेंगे पीआर इंटरवल। सेम क्यू वेव और टी वेव के बीच में जो इंटरवल है उसको बोलेंगे क्यूटी इंटरवल। फिर एक अपना सेगमेंट भी होता है। अब याद रखना, ये एस वेव और टी वेव के अंदर जो एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, उसे बोलते हैं अपन एसटी सेगमेंट। और एक डिसीज है जिसको बोलते हैं मायोकार्डिक इंफार्क्शन। उसमें क्या होता है, ये एसटी सेगमेंट हल्का सा ऊपर की तरफ एलिवेट कर जाता है। तो अगर आपने कोई ग्राफ देखा, मान लो आपने ईसीजी देखा पेशेंट का, तो जैसे आप ईसीजी देखोगे ना पेशेंट का, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट है, अरे तो मायोकार्डिक इंफार्क्शन का पेशेंट है, तो आप ऐसे ट्रीट करोगे। तो ईसीजी के ये ईसीजी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको वेव बताई, कितनी वेव होंगी, पी क्यू आर एस टी वेव, और कॉम्प्लेक्स कितने हुए, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया। इंटरवल कितने हुए, दो ग्राफ के बीच में क्या है, आर आर इंटरवल है, फिर एक ग्राफ के अंदर एक पी आर इंटरवल है, दूसरे की तरफ एक अपना क्यू टी इंटरवल है। ये अपन एक सेगमेंट पढ़ लिया, एस और टी के बीच में जो सेगमेंट है उसको बोलेंगे एस टी सेगमेंट। और एस टी सेगमेंट एलिवेट किस में होता है, मायोकार्डिक इंफार्क्शन में एलिवेट हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल ईसीजी बता दिया, सारे वेव्स वगैरह। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों बन रहे हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहले क्या होता है ना, अपना एट्रियम है। एट्रियम में दो चीज होंगी, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब सिस्टोल, और एक होगा डायस्टोल। तो याद रखना, जब अपना एट्रियम चेंबर जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे बोलेंगे सिस्टोल। और कॉन्ट्रैक्शन को अपन एक और चीज बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ये मैंने मसल फाइबर में बताया था। तो अपन क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल का दूसरा नाम क्या हुआ, उसका नाम होगा एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो जैसे अपना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब कैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो समझो। ये अपना क्या है, दो एट्रियम चेंबर है और दो वेंट्रिकल चेंबर है। आपको पता है यहाँ पे अपना प्रेजेंट रहता है एसए नोड। एसए नोड क्या है, पीस मेकर है जो कि इंपल्स बनाता है हार्ट में। तो एसए नोड ने क्या सबसे पहले अपनी दी इंपल्स। जैसे उसने इंपल्स दी तो क्या हुआ, अपने एट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रियम में डीपोलराइजेशन। क्यों डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये अपन यहाँ पे नाप रहे हैं। तो पी वेव क्यों बनी, क्योंकि अपना एट्रियम चेंबर जो है वो हुए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण अपन को बनता है पी वेव। फिर क्यू आर एस टी, ये पूरा सेगमेंट क्यों बना, क्यू आर एस टी। अब एट्रियम सिस्टोल हो गया, याद रखना एट्रियम का डायस्टोल ईसीजी में नहीं दिखता है ना। फिर आता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में भी दो चीज है, एक सिस्टोल दूसरा डायस्टोल। अब एट्रियम है, अब एट्रियम चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रियम का होगा सिस्टोल मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण अपना बनता है क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स। फिर एट्रियम क्या होंगे, वापस से क्या होंगे, एट्रियम रिलैक्स होगा, एट्रियम में होगा डायस्टोल मतलब एट्रियम का रीपोलराइजेशन। एट्रियम का रीपोलराइजेशन के कारण अपन को बनता है टी सेगमेंट।
तो याद रखना इसी तरीके से ईसीजी वेव क्यों आ रही है, डायरेक्ट आपसे वाइवा में पूछते हैं कि बेटा पी वेव क्यों आई, QRST कॉम्प्लेक्स क्यों आया, टी वेव क्यों आई, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको ना मैं तुम्हें एक बेहतरीन ग्राफ के फॉर्म में बताता हूं तो तुम्हें क्या सारा याद रहेगा, तो तुम यहां पर इसी तरीके से याद रखो। सबसे पहले एक और चीज मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं। अब एक नॉर्मल ईसीजी के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, सेगमेंट, कॉम्प्लेक्स एंड इंटरवल। फिर जो वेव्स रहती है ना ईसीजी की, प्रोड्यूस बाय लिम्ब लीड सेकेंड आर कंसीडर टू बी टिपिकल वेव। तो ये अभी तुम याद रख लो कि अपन ना हाथ में कुछ लीड्स लगाते हैं, उसको लिम्ब लीड्स बोलते हैं, हाथ पैर में सबको मिला के लिम्ब लीड्स होती हैं वो। अब जो 3 लिम्ब लीड होती है 1 2 3, जो सेकेंड लिम्ब लीड के अंदर जो रीडिंग आती है ना ईसीजी की, उसी को अपन क्या कहते हैं, टिपिकल वेव बोलते हैं, और अपन वही स्टडी करते हैं मेनली। ठीक है, ये आप याद रखना। फिर दूसरी चीज क्या बोलने जा रही है, यहाँ पे लिखा है एक पी वेव होगी जो कि एट्रियल कॉम्प्लेक्स है, फिर QRS कॉम्प्लेक्स होगा, फिर एक टी वेव होगी। अगर याद रखना, अगर अपन QRX को साथ में बोले तो ये कॉम्प्लेक्स है भाई। अगर अपन एक सेगमेंट को उसको बताएं मतलब पी वेव है, फिर एक अपना ये QRS है। अगर अपन इनको सबको साथ में बोले तो क्या है, ये QRX कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी अपन को अकेले Q को भी डिनोट करना पड़ता है, तो ये फिर अपन इसको बोलेंगे Q वेव, साथ में बोलेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके अलावा इंटरवल होते हैं PP इंटरवल, QT इंटरवल, ST सेगमेंट और एक RR इंटरवल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आपको बस ये याद यहाँ पे करना है कि पी वेव क्यों बना, यार एट्रियल डिपोलराइजेशन के कारण, QRST क्यों बना, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के कारण ये बना। अब यार ना QRS कॉम्प्लेक्स में ही एक तो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, साथ में एट्रियल रिपोलराइजेशन भी होता है, लेकिन एट्रियल रिपोलराइजेशन को नहीं बोलते, ईसीजी में नहीं दिखाई पड़ेगा। आप तो ये बोलना हाँ सर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के कारण ही आया। फिर टी वेव क्यों आई, टी वेव अपनी वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन के कारण आई। फिर RR इंटरवल, सॉरी PR इंटरवल, PR इंटरवल क्यों आया मैं तुम्हें एक बार और बना देता हूं। तो देखो जितनी बार अपन ईसीजी बनाते हैं ना, ड्रॉ करते हैं, उतना ज्यादा आपको ये एक्सप्लेन होगा। जैसे P Q R S और T है, अभी अपन पढ़ रहे हैं P और R, मतलब ये P और R के बीच का इंटरवल। अब PR इंटरवल क्यों बना, अब आप खुद बताओ P और R के बीच में क्या हो रहा है। सिंपल, तुम दिमाग लगाओ हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, P का मतलब है जो एट्रियल चेंबर है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, कैसे, ऐसे नोड ने इंपल्स दे दी, फिर वो सारे इंपल्स कहां गई, वो गई AV नोड में। AV नोड आगे जाके अपने पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता था। ये मैंने कंडक्शन में पढ़ा था प्रॉपर्टी में, अगर तुमने वो वीडियो देखी हो तो PR इंटरवल कैसे बना, पहले एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, फिर ऐसे नोड ने वो सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्ट करी, वेंट्रिकल में वो चले गई कैसे, AV नोड के अंदर। इज दैट क्लियर? फिर QT इंटरवल, अब QT इंटरवल अलग चीज है, तुम्हारी दोस्त जो QT है वो अलग है, उस पर ध्यान मत दो, तुम QT पे दो। देखो मैं बताऊं, पढ़ लो बेटा, यही टाइम है पढ़ने का। अगर QTs पे ध्यान देने लगोगे, पढ़ाई लिखाई सब चली जाएगी, मार्क्स और नहीं जाएंगे, और एक दिन तुम्हारा QT भी काट के चली जाएगी। तो मेरी बात मानो, बहुत सीनियर हूं, इस QT पे ध्यान दो। तो Q और T, अब QT इंटरवल क्यों हुआ, अब आप खुद समझो। सबसे पहले Q में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल अच्छे से वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, और टी वेव में रिपोलराइजेशन हो रहा था, वेंट्रिकल रिलैक्स होते थे। तो QT क्या हुआ, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन के कारण। फिर ST सेगमेंट क्या होता है, ST सेगमेंट क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये S और T के बीच में क्या हो रहा है, ये अपना डिपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन पे जा रहा है, वापस इलेक्ट्रॉन क्या अपने नॉर्मल स्टेट पे जा रहे हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक स्टडी के कारण अपना आता है ST सेगमेंट। ये अपन ऊपर से देखते हैं ST सेगमेंट। ये मैंने आपको नॉर्मली सब एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको ना एक एक वेव्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो अभी मैं बताऊं, फिजियोलॉजी के लिए आपको सिर्फ वेव कॉम्प्लेक्स के क्लिनिकल एस्पेक्ट जाना जरूरी है। हायर स्टडीज में जब आप बहुत मेडिसिन वगैरह पढ़ोगे, तब आपको आगे इनके इंटरवल्स के भी इस तरीके से अप्लाइड एक्सपर्ट पता होना जरूरी होंगे कि किस डिसीज में कौन सा इंटरवल बढ़ जाएगा या घट जाएगा। देखो क्या होता है ना, अपने जीवन को ना ज्यादा मुश्किल मत बनाओ कि नहीं यार हम सब कुछ पढ़ लें। बेटा जो चीजें फाइनल ईयर की हो तो फाइनल ईयर में ही पढ़ोगे ना तो अच्छा रहेगा, बिकॉज तुम्हें अभी डिसीज के बारे में तो पता नहीं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, या अपना एट्रियल हाइपरपोलराइजेशन, या फिर अपना एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है। तो जब तुम्हें डिसीज के बारे में पढ़ोगे, फिर उनके जब ग्राफ पढ़ोगे ना, तो तुम्हें और अच्छी चीज समझ में आएंगी। तो अभी फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, फिर तुम्हें हायर स्टडी में और मजा आएगा। अब आते हैं पी वेव पे। तो पी वेव क्या है, हाँ एक और चीज तुम समझ लो, याद रखना, ये पी वेव है, ग्राफ में पी वेव ऊपर आ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव। अभी क्यू वाली देखो, क्यू नीचे आ रहा था,
तो क्यू को नेगेटिव बोलेंगे। फिर आर फिर से ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव, फिर क्यू आर एस, एस सबसे नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। तो जो नीचे वेव आएंगी वो नेगेटिव बोली जाती है, ऊपर जो आएंगी पॉजिटिव बोली जाएंगी। तो पी वेव क्या है? पॉजिटिव वेव है, याद रखना। एट्रियल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। क्यों हुआ? अपने डिपोलराइजेशन के कारण हुआ, ऐसे नोड के कारण। फिर याद रखना ड्यूरेशन याद रख लो 0.1 सेकंड के लिए ये होता है। आपको याद होगा अपना कार्डिक साइकिल में भी 0.1 सेकंड के लिए होता था, इसलिए यहाँ पे भी इनको 0.1 सेकंड अपन ने बोल दिया। फिर अपन आते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब यहाँ पे तुम्हें मजा आएगा। अब एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं राइट एट्रियल हाइपोट्रोफी। अगर राइट साइड का एट्रियम चेंबर साइज में बड़ा हो जाए उसे बोलेंगे राइट एट्रियल हाइपोट्रोफी, और उसके कारण आपके ईसीजी में जो पी वेव है वो कैसी दिखेगी? लंबी दिखेगी। नॉर्मली अगर मान लो ऐसी है तो आपको कैसे देखने को मिलेगी? थोड़ी सी लॉन्ग पी वेव आपको ईसीजी में देखने को मिलेगी। ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज अपन मेडिसिन में बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मेरे पास ना सारे ईसीजी भी रखें। तो ये डायरेक्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में याद रखना पड़ेगा। और ये एमसीक्यू में भी आता है कि किसके अंदर पी वेव अपनी लंबी हो जाती है। आप बोलना राइट एट्रियल हाइपोट्रोफी में। फिर क्या होगा? दो जगह पे, अब याद रखना कुल मिला के दो नहीं, कुल मिला के 4 जगह पे पी वेव एब्सेंट हो जाएगी। मतलब ईसीजी में पी वेव ही नहीं है। मान लो अगर एट्रियल फिब्रिलेशन का केस है तो पी वेव क्या होगी? कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएगी। अगर मिडल रिदम का केस है तब भी अपनी पी वेव एब्सेंट हो जाएगी। अगर साइनो एट्रियल ब्लॉक है, ये भी एक डिजीज है साइनो एट्रियल ब्लॉक, उसमें भी क्या होगा? अब साइनो एट्रियल ब्लॉक में क्या होता है? देखो, या तो पी वेव एब्सेंट होगी, अभी पी वेव या तो होगी नहीं, या फिर पी वेव उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग अलग डिजीज में अलग अलग पी वेव होगी। मेनली पी वेव लंबी हो जाती है या उल्टी हो जाती है, या पी वेव होती नहीं है, पी वेव एब्सेंट। ठीक है, फिर एक और बीमारी है जिसे बोलते हैं एट्रियल पैरोक्सिसोमल टैकीकार्डिया। उसमें भी सेम होता है, पी वेव क्या होगी? अपनी इन्वर्टेड हो जाती है। तो समझे, ये इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था क्योंकि अभी आपने ना पैथोलॉजी नहीं पढ़ी, मेडिसिन नहीं पढ़ी, तो आपको ना इन डिसीज के बारे में नहीं पता। तो अगर आप उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ और नहीं पाओगे, लिख और नहीं पाओगे। तो अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। तो जितना मैं तुम्हें बता रहा हूं उतना याद रखो, कम से कम तुम लिख तो पाओ यूनिवर्सिटी में, तो अच्छे नंबर आएंगे। और फिर भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, आगे और पढ़ा दूंगा। फिर अपन आते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपको पता है? इनिशियल वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है। क्यू वेव नेगेटिव है, या आपको बता चुका हूं। आर वेव पॉजिटिव है, एस वेव फिर से नेगेटिव होती है। कॉजेज आपको पता है सबको। लेकिन अब आप समझो, मैंने आपको ना सिर्फ एक चीज बताई थी अभी। क्या बताई थी? क्यू आर एस। मैंने आपको क्या बोला? पूरा क्यू आर एक्स क्या है? ये अपना वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के कारण हो रहा है। अब लेकिन उसमें भी अपन स्पेसिफिक वेव देखते हैं। जो क्यू वेव है वो क्यों बन रही है? क्यू वेव इज ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ बेसल पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्या है? अपनी जो वेंट्रिकल है, बहुत लंबा पार्ट है वेंट्रिकल का भी, कुछ इस तरीके से अपने दो वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल का जब बेसल पार्ट, जब ये दो वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। अब इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जब बेस वाला पार्ट जो है उसका डीपोलराइजेशन हो, ये वाला पार्ट का, बेस वाले पार्ट का, तो अपन को मिलती है क्यू वेव। फिर आर वेव क्यों मिलती है? इट इज ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ एपिकल पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जब एपिकल पोर्शन तक चला जाता है तब अपन को मिलती है आर वेव। और फिर से एस वेव कब मिलती है? एस वेव इज ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ बेसल पोर्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल नियर एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग। तो मैंने आपको ना अब आपको वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन तो बताया था, अब मैंने ये भी बता दिया कि वेंट्रिकल के कौन से पार्ट के डीपोलराइजेशन से कौन सी अपनी वेव बनेगी, क्यूआरएस। डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। इनका ड्यूरेशन कितना होता है अपने क्यूआरएस वेव का? तो 0.08 सेकंड से 0.1 सेकंड रहता है। अब कौन सी बीमारी में क्या हो जाता है? अब याद रखना, ये अपना क्या है? नॉर्मल स्टेट है, क्यूआरएसटी सेगमेंट। अब मान लो ये नॉर्मल ना होके ये बहुत कैसा हो गया? प्रोलॉन्ग हो जाए, लंबा हो गया, तो है ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग कब हो जाता है? जब बंडल ब्रांच ब्लॉक हो। व्हाट मीनिंग ऑफ बंडल ब्रांच ब्लॉक? तो अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी की वीडियो देखी है तो आप समझ पाओगे, इसलिए बोलता हूं सीक्वेंस से वीडियो देखो। अब मैंने आपको बताया था हार्ट की कनेक्टिविटी में दो बंडल है, राइट बंडल है, एक लेफ्ट बंडल। तो अगर राइट और लेफ्ट बंडल इलेक्ट्रिकल इंपल्स ना ले जा पाए उसको बोलेंगे बंडल ब्रांच ब्लॉक। तब आपको ईसीजी प्रोलॉन्ग देखने को मिलेंगी।
हाइपरक्लेमिया स्टेट में भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। फिर अपन आते हैं टी वेव। टी वेव आपको पता है पॉजिटिव वेव है और रीपोलराइजेशन के कारण टी वेव आ रही है। व्हाट इज द ड्यूरेशन? 0.2 सेकंड का टी वेव का ड्यूरेशन रहता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अब आपको आता है एक्यूट मायोकार्डिक इन्फार्क्शन। और ये बताऊं, ये डिजीज ना मुझे बहुत पसंद है। अब आप बोलोगे सर आपको क्यों पसंद है? तो देखो ये इसलिए पसंद है क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है मेडिसिन में, सबसे ज्यादा यही डिजीज पूछी गई थी, वो मैंने बहुत से पढ़ के गया। अब एक होती है डिजीज एक्यूट मायोकार्डियल इस्चीमिया। अब एक्यूट मायोकार्डियल इस्चीमिया में क्या होता है? हाइपर एक्यूट टी वेव डेवलप होती है। हाइपर एक्यूट टी वेव रिफर टू द टॉल ब्रॉडेड टी वेव। मतलब टी वेव कैसी हो गई? या अभी ऐसी है तो हल्की सी लंबी हो गई और ब्रॉड हो गई। तो यार टॉल और ब्रॉड टी वेव को अपन बोलते हैं हाइपर एक्यूट टी वेव। किस में देखने को मिलेगी? एक्यूट मायोकार्डियल इस्चीमिया में देखने को मिलेगी। उसके अलावा बूढ़े लोगों में, हाइपर वेंटिलेशन में, एंजाइटी में, मायोकार्डिक इन्फेक्शन में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, पेरिकार्डिटिस में, इतनी सारी बीमारियों में टी वेव कैसी हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। या तो देखो साइज में छोटी हो जाएगी टी वेव, या तो टी वेव छोटी हो जाएगी, या फिर टी वेव फ्लैट देखने को मिलेगी, या फिर टी वेव ऐसी इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। फिर हाइपोक्लेमिया में टी वेव स्मॉल होंगी, फ्लैट इंटरवल कुछ भी हो सकती है, या फिर हाइपरक्लेमिया में टी वेव टॉल होंगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर क्या बचा है? अपने इंटरवल्स बचे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आपको इतना ही याद नहीं रहेगा अच्छे से, तो मैं आपको ना अलग से एक वीडियो डाल दूंगा इसके अंदर ईसीजी का पार्ट 2, इसमें इंटरवल वगैरह के और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता दूंगा। अभी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर लिखना है तो आप इतना लिख के आ सकते हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पहले आपको क्या करना है? डेफिनेशन वगैरह लिखना अपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। फिर आप ये हेडिंग डालना वेव्स, फिर वेव्स की हेडिंग डाल के थोड़ा वेव का इंट्रोडक्शन देना, ये पूरा एक डब्बा बनाना, एक डायग्राम बनाना, फिर एक एक वेव का एक्सप्लेन करना कि क्या कॉज है, क्या ड्यूरेशन है, क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव। ऐसे लिखोगे तुम्हारा एक शॉर्ट नोट हो जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब अपन आते हैं इसके दूसरे सेगमेंट पे, पार्ट 2 पे ईसीजी के। वो क्या था? सर ईसीजी आपने बता दो दिए क्या होता है। अब सर ये बता दो ईसीजी को सर लेते कैसे हैं, इसको क्या क्या इसके अंदर लीड्स इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या होता है ना, ईसीजी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ईसीजी को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं? पेशेंट पे अलग अलग लीड्स लगाते हैं, ठीक है। अब वो कहां लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो बताता हूं। तो कुल मिला के क्या होता है ना, ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए अपन 12 लीड्स लगाते हैं, जनरली 12। कौन लगाती? नर्स वगैरह लगाती हैं। अभी हम इंटर्न है कॉलेज में, तो ये सारा काम हम भी कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। अब क्या होता है? ईसीजी is recorded by the placing series of electrode on the surface of body. अब what is the meaning of electrode? तो क्या रहता है? These electrode are called ECG leads. अब क्या है? ECG का जो लीड है ना, उसी को अपन ने इलेक्ट्रोड बोला है। अपन देखो क्या रहते हैं, उसको लगा देते हैं। अब कहाँ कहाँ लगाते हैं? अब पहले तो ये देखो कितनी प्रकार की लीड होती है। तो 2 प्रकार की लीड होती है, एक बाइपोलर और एक यूनिपोलर लीड। बाइपोलर एक यूनिपोलर लीड, ठीक है। 2 प्रकार की लीड है, बाइपोलर और एक यूनिपोलर लीड। अब कहां लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले ये मान लो पूरा एक इंसान है, तो इंसान में अपन ने क्या करा? लेफ्ट हाथ में लगा दिया, इधर राइट हाथ में लगा दिया, और एक क्या करना? लेफ्ट पैर में लगाते हैं नीचे की तरफ, राइट में नहीं लेफ्ट में। तो ऐसे अपन ने 3 लीड्स लगा दी अपने उसके अंदर पूरे लिम्स में, और उसके कारण क्या हुआ? यहाँ पे क्या इमेजिनरी एक ट्राइंगल सा बन जाता है, और इसी ट्राइंगल को अपन बोलते हैं इथोपियन ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? तो बेसिक्स वाला पार्ट है यार, एनसीईआरटी में भी लिखा था। तो यहाँ पे ये लिखा है इलेक्ट्रोड आर फ्लेक्स ऑन द लिम्स, मतलब इलेक्ट्रोड अपन क्या करते हैं? हाथ में लगा देते हैं, लिम्स में लगा देते हैं। कहाँ का लगाते हैं? राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में, और अपने लेफ्ट लेग में। हार्ट इज सेड टू बी इन द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब हार्ट अपन ऐसा मानते हैं, इन लीड्स के कारण ट्राइंगल बन गया, और बीच में अपन मानते हैं कि अपना हार्ट है, और इमेजिनरी ट्राइंगल को बोलते हैं इथोपियन ट्राइंगल। तो टोटल अपनी 12 लीड्स हो गई। अब आप उसके मेन क्लासिफिकेशन में कितनी प्रकार की लीड्स होती हैं। देखो 2 प्रकार की लीड है, एक बाइपोलर, दूसरी यूनिपोलर। अब यार बाइपोलर यूनिपोलर क्या है, तुम्हें दिमाग में टेंशन आ रही होगी, तो वो बता दूं, बड़े आसानी से समझा दूंगा मैं। देखो बाइपोलर, सबसे पहले बाइपोलर जो लीड है ना, उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड लिम्ब लीड भी बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स हैं, ठीक है। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइपोलर? यहाँ पे बाई का मतलब क्या है? 2। यहाँ पे ऐसी क्या चीजें हैं जिसको अपन 2 बोल रहे हैं? बाइपोलर क्यों है? देखो बाइपोलर इसलिए
तो ये क्या रहता है ना, यहाँ पे जो अपन लीड लगाते हैं वो कैसी रहती है, वो इसके अंदर क्या रहते हैं, सबसे पहले दो लिम्स आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन दिस लीड, मतलब अपन दो लिम्स में ये लीड लगाते हैं तब जाके ऑब्टेन्ड होती हैं, और दोनों लीड जो है वो एक्टिव रिकॉर्डिंग है। अब मैं तुम समझाऊंगा, पर ये समझो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिव रिकॉर्डिंग। एक्टिव रिकॉर्डिंग मतलब एक लीड पॉजिटिव की तरह चार्ज करेगी, एक्ट करेगी, और दूसरी अपने नेगेटिव की तरह एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोड। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो तुम्हें और से समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये तो फोटो देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये मान लो लीड 1 है। अब लीड 1 अपन ने कैसे ऑब्टेन करी, कैसे लाए, तो लीड 1 में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे दो फर्दर और इलेक्ट्रोड आपको देखने को मिलेंगे। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो है ना वो ईसीजी ऑब्टेन करने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक कैसा काम कर रहा है, एक पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है और एक अपना नेगेटिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है बाइपोलर लीड्स। बाइपोलर इसलिए क्योंकि दो लीड्स हैं, मतलब कि दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों के दोनों कैसे काम कर रहे हैं, अपने एक्टिव रिकॉर्डिंग है, इसी को ऑब्टेन करने में रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है और एक नेगेटिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको बोला बाइपोलर। वहीं यूनिपोलर का मतलब क्या हुआ, तुम नाम समझ गए। यूनिपोलर मतलब एक, वहां पे जो लीड रहेगी ना उसमें से एक लीड ही ईसीजी ऑब्टेन करने में हेल्प करेगी, इसलिए इसको अपन ने बोला यूनिपोलर लीड। एक लीड इसमें एक्टिव रिकॉर्ड करेगी, दूसरी वाली जो है एक्टिव रिकॉर्ड नहीं करेगी, और जो एक्टिव रिकॉर्ड करती है उसको मेनली अपन पॉजिटिव मानते हैं। अब एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है चेस्ट लीड्स। जो यूनिपोलर लिम लीड्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक ऐसे पूरे चेस्ट में लगाएंगी, मैं भी लगा के भी बताऊंगा एक बच्चे में, चेस्ट में भी लगाएंगी, दूसरी वाली अपने हाथों में भी लगाती हैं, ठीक है। तो जो लीड जैसे चेस्ट में लगाती है ना उसे बोलते हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड, और वो अपना एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करती है, उसके कारण अपन मेनली ईसीजी ऑब्टेन करते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है अपन अपने हाथों पैरों में लगा देते हैं, उसके लिए वो अपना अनडिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रोड रहता है, वो मेनली नेगेटिव की तरह काम करता है। लेकिन यूनिपोलर में एक ही होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, इसलिए इसका नाम यूनिपोलर। बाइपोलर में दो होते हैं। बाइपोलर में कितनी लीड्स होती हैं, कुल मिला के 3 लीड्स होती हैं, इसको स्टैंडर्ड लिम लीड्स भी बोलते हैं। पहली लीड 1, लीड 1 में क्या होता है ना, एक पॉजिटिव अपन क्या करते हैं लेफ्ट आर्म में डाल देते हैं और नेगेटिव वाला अपन राइट आर्म में लगा देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखो लीड 1 कैसे ऑब्टेन करा, अपन ने दो आर्म्स के बीच में केबल लगाने से अपन ने एक लीड ऑब्टेन करी। फिर लीड 2 कैसे ऑब्टेन करा, यही लीड 2 है, याद है मैंने आपको बोला था लीड 2 जो होती है वो स्टैंडर्ड मानी जाती है, यही वाली स्टैंडर्ड मानी जाती है। लीड 2 कैसे निकाली, राइट आर्म में फिर से नेगेटिव चार्ज और पैर में लगा देते हैं पॉजिटिव, तो लीड 2 ऑब्टेन हो गई। लीड 3 कैसे ऑब्टेन करी, वही लेफ्ट आर्म में नेगेटिव और पैर में पॉजिटिव, इस तरीके से लीड 3 ऑब्टेन हो गई। ये अपनी बाइपोलर लीड्स हो गई। मैं यहाँ पे थ्योरी भी एक बार पढ़वा देता हूं तो बहुत इजी हो जाएगा चीजें पढ़ने में। ये देखो, बाइपोलर लिम लीड्स आर अदरवाइज नोन एज स्टैंडर्ड टू लिम्स, मतलब कि दो हाथ आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन दिस लीड। दो अलग अलग हाथ अपन ने करे, या दो हाथ या फिर एक पैर करा, दो लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर दोनों मिला के लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो लिम्स को कनेक्ट करा तो एक लीड बनी। बोथ इलेक्ट्रोड आर एक्टिव इलेक्ट्रोड, यहां पे जो दोनों इलेक्ट्रोड जो रहते हैं दूसरे तरफ, जो एक हाथ में लगाए दूसरा हाथ में लगाए, दोनों के दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करें ईसीजी के लिए। एक पॉजिटिव है तो दूसरा अपना नेगेटिव है, वन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव। तीन होती है, तीनों मैंने आपको बता दी। नीचे जो है ना यही लिखा है लीड 1, मैंने आपको बताया ना कि डायग्राम याद करना तो याद हो जाएगा कि लीड 1 ए राइट आर्म में नेगेटिव है, लेफ्ट में पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये थ्योरी में लिखा है यार, मैं अगर इसको बच्चों की तरह एक लाइन रीड करूं तो वही अपनी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जल्दी पढ़ाना है मुझे तुम्हें। अभी अपन आते हैं यूनिपोलर पे। तो यूनिपोलर लीड में लिखा भी है वन इलेक्ट्रोड इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। चेस्ट लीड में चेस्ट वाली करती है, लिम लीड में लिम में एक करेगा। अदर इलेक्ट्रोड जो है वो अनडिफरेंशिएटेड है, लेकिन अपन मान लेते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, अनडिफरेंशिएटेड नेगेटिव है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, अनडिफरेंशिएटेड जो है नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। इसमें भी दो होंगी, यूनिपोलर लिम, यूनिपोलर चेस्ट। चेस्ट वाली मेन होती है, लेकिन आप वहां पे समझ लो जो यूनिपोलर लिम लीड्स होती है ना, एक्टिव इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द वन ऑफ द लिम्स। मतलब देखो सेम टू सेम, जैसा अपन ने बाइपोलर पढ़ी थी ना, यूनिपोलर लिम लीड सेम वैसे ही होती हैं। बस फर्क क्या होता है, बाइपोलर लिम लीड में एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, दोनों अपने एक्टिव इलेक्ट्रोड थे। यहां पे क्या है ना, सिर्फ एक अपना एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको पॉजिटिव मानते हैं, दूसरा वाला अपना अनडिफरेंशिएटेड होता है उसको हम नेगेटिव कर लेते हैं।
लेकिन सिर्फ इसी एक के कारण ईसीजी आएगा, इसलिए उसको एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बाकी सेम पूरा वही का वही है। फिर अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी लीड होंगी बाइपोलर में। एक होगा एवीआर। तो एवीआर में क्या होगा, ये आर फॉर राइट साइड है ना, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड इज फॉर्म राइट आर्म में करता है। अनडिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द राइट एंड लेफ्ट लेग। अनडिफरेंशिएटेड कैसे बना लिया अपन ने, राइट और लेफ्ट लेग के कारण अपन अनडिफरेंशिएटेड बना लिया, और एक्टिव तो सिर्फ एक ही है अपना राइट। एवीएल क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड इज लेफ्ट आर्म बनाया, और एवीएफ क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड इज फॉर्म फ्रॉम लेफ्ट लेग। ठीक है, ये एफ और फुट था, लेफ्ट लेग ले लिया, तो ऐसे होता है। इज ए क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं यूनिपोलर चेस्ट लीड के बारे में। तो यूनिपोलर चेस्ट लीड अपन जानते हैं। तो यूनिपोलर चेस्ट लीड जो है आर वी लीड्स और पेरिकार्डियल चेस्ट लीड्स अपन क्या इस तरीके से हार्ट में लगाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रोड कैसे बना, जो अपन हाथ पैर में जितनी भी अपन लगाते हैं ना, लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट लेग में, राइट आर्म में, जितनी भी अपन एक केबल्स लगाते हैं हाथ पैरों में, ये कैसे काम करेंगे, अनडिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगे। जो चेस्ट में अपन लगाएंगे वो एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगे। चेस्ट में कुल मिला के अपन 6 लीड्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके बता रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, अपन लगाते हैं सबसे पहली लीड, इसको बोलते हैं V1। V1 कहां लगती है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में निकलती है राइट साइड में, मतलब स्टर्नम के राइट साइड में। अपन क्या करते हैं, अब इस तरीके से अपन इंटरकोस्टल स्पेस निकालते हैं, फिर स्टर्नम के राइट साइड में ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में अपन लगा दें सबसे पहली लीड, जो मैंने मार्क भी करा है V1। फिर क्या होगा, स्टर्नम के जस्ट बगल में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में अपन लगा देंगे V2। V2 लगाने के बाद याद रखना अपन फिर V3 नहीं लगाएंगे, अपन पहले लगाएंगे V4। V4 कैसे लगाएंगे अपन, क्या रहता है, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है ना, ये अपनी क्लेविकल है, क्लेविकल के बीच में मिड क्लेविकुलर लाइन में अपन लगाएंगे अपने फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V4। फिर V4 और V2 के बीच में अपन लगा देंगे V3। ये केबल्स हैं, अपन ने कुल मिला के 4 केबल लगा दी। सेम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ये अपना एक्सिला आ गया, एक्सिला के इंटीरियर लाइन में, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन में अपन लगा देंगे V5। फिर मिड एक्सिलरी लाइन में, एक्सिला के बीच में मिड एक्सिलरी लाइन में अपन लगा देते हैं V6। तो कुल मिला के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट में V1, फिर इसके लेफ्ट में V2, फिर V4 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, दोनों के बीच में V3। फिर अपने एक्सिला में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इंटीरियर में अपन लगाएंगे V5, और अपने एक्सिला के मिड में अपन लगाएंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V6। तो इस तरीके से अपन केबल लगाते हैं। और जब केबल लगती है ना, आप जब इंटर्न आप बनोगे, जब इंटर्न यहाँ करोगे, आप पोस्टिंग जब आप जाओगे मेडिसिन में, तो देखना पहले जेल लगाते हैं, फिर जेल लगा के नर्स ऐसे ना पट से केबल लगा देती है, और फिर अपने हाथ और पैर में लिम्ब लीड्स लगाएंगी, और फिर अपना ईसीजी ऑब्टेन होने लगता है। तो इस तरीके से अपन जो है नॉर्मल ईसीजी लेते हैं। समझ गए आप केबल कैसे लगाएंगे, और अब आपको शायद याद भी रहेगा। तो अब मैंने आपको पूरा ईसीजी बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। और देखो सिंपल सी बात है, पहले आप हेडिंग डालना है ईसीजी की, देन आप जितने भी ये जो मेन पॉइंट है ईसीजी, अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, सारी इनकी डेफिनेशन लिखना। फिर आप लीड से बोलना। अगर देखो यूनिपोलर ही पूछा जाएगा तो यूनिपोलर डायरेक्ट हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर देना, इसमें लिम्स लीड लगाना, फिर इसमें चेस्ट का पूरा जितने भी पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर देना, और ये एक डायग्राम बना देना चेस्ट में, चेस्ट लीड्स का ये वाला। तो जो होगा क्या ना, तुम्हें और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सेम तुम्हें बाइपोलर में भी करना है, लेकिन बाइपोलर ज्यादा नहीं आएगा, यूनिपोलर ज्यादा आता है। अब तुम इसको और अच्छा, तुम अगर लग रहा है कि बहुत कम पेज यूटिलाइज हुए, तो तुम ना पहले हेडिंग डालो, फिर पॉइंट डाल के अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है बस क्वेश्चन को, आता सबको है, रिप्रेजेंट करने के मार्क्स हैं। अच्छे से हेडिंग डालो, फिर लिखो, फिर यूजेस ऑफ ईसीजी भी लिख देना कि ऐसी बीमारियों में यूज करते हैं। फिर लीड्स की हेडिंग डाल देना, ईसीजी की लीड्स, भाई थोड़ा डेफिनेशन लिख दो कि ईसीजी यूनिपोलर बाइपोलर होती हैं। फिर तुम लिखो बाइपोलर। अगर बाइपोलर पूछा है तब भी पहले पूरा डेफिनेशन लिखो, यूज लिखो ईसीजी के, फिर लीड्स लिखो, फिर बाइपोलर हेडिंग डाल के फिर बाइपोलर एक्सप्लेन करो। तो उससे होगा क्या, तुम पहले अपने एग्जामिनर को ये बता दोगे सर हाँ मुझे बेसिक्स आते हैं, और थोड़ा तुम्हारा ना पेज भरा जाएगा, 1 पेज, और इसको लिखने में कम से कम 2 पेज तुम्हारे फिल हो जाएंगे। तुम इस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और मेरे नोट्स बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।